बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रश्नावली 4.1। आज हम पढ़ेंगे 4.2। ठीक है, प्रश्नावली 4.2। इसमें हमें बताना है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि हम कई तरह से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा बताया था कि पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हैं, बताया था ना। उसके अलावा हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये पहला प्रश्न है इसमें, जिसके हमें गुणनखंड के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। मूल मतलब शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे? पहले x² और अचर पद की गुणा करेंगे। x² का गुणांक है 1 और अचर पद है -10। 1 और -10 की गुणा कितनी आएगी? -10 आएगी। अब हम मध्य के पद के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि उनकी जो गुणा हो वो -10 हो और उनका अंतर जो हो वो क्या हो? -3। ठीक है, गुणा क्या होनी चाहिए? -10 और अंतर क्या होना चाहिए? -3। अगर इस तरह की संख्याएं हम ढूंढ लेते हैं तब हम उसके गुणनखंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ये हो गया x²। -3x लाना है बच्चों। -3x लाने के लिए माइनस का 5x और प्लस का 2x। -5 + 2 कितना होगा? -3 होगा ना। और -10 बराबर 0। अब हम पहली दो संख्याओं से कॉमन लेंगे, x² और -5x से। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा क्योंकि x दोनों में है। और बचेगा क्या? x - 5 प्लस ये 2x - 10। 10 में से 2 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 से 10 में भाग लग जाती है। तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 5 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं ना, यहाँ भी x - 5 है, यहाँ भी x - 5 है। तो अब हम दोनों से ही x - 5 कॉमन ले लेंगे। पहले का बचेगा x और दूसरे का बचेगा 2 बराबर 0। इन दोनों गुणनखंडों की गुणा 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो जब x - 5 बराबर 0 तो x बराबर होगा 0 + 5, या x बराबर आ जाएगा 5। और दूसरा, जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर होगा 0 - 2। तो x का मान आएगा -2। तो समीकरण के मूल क्या हो गए बच्चों? 5, -2। समीकरण के मूल हो गए 5, -2। सुनाई दे रहा है सभी को? अब वैसे ही दूसरा प्रश्न है, बराबर 0। इसमें भी x² के गुणांक और अचर पद की गुणा करेंगे तो 2 × -6 बराबर हो गया -12। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसको घटा के तो प्लस का 1 आए और गुणा करके -12 आए। किस किस संख्या की गुणा 12 आती है? 4 और 3 की आती है ना। और 4 और 3 का अंतर होता है क्या? -1। तो यहां लिख लेंगे, ये हो गया 2x² प्लस 4x - 3x - 6 बराबर 0। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और 4 और 3 की गुणा होगी 4 × 3 = 12। अब पहले दो से क्या कॉमन आता है और आखिरी दो से क्या कॉमन आता है? पहले से देखो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 से 4 में भाग लग जाती है। एक x कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आया, x की 1 पावर कॉमन आई तो यहां बचा x और प्लस 4x को 2x से भाग मारेंगे तो बचेगा 2। यहां से हम कॉमन लेंगे -3। -3 कॉमन लेंगे तो पहले से x बचेगा, 3 दूनी 6। चूंकि यह माइनस कॉमन चला गया तो यहां बचेगा क्या? प्लस बराबर 0। ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है।
अब दोनों से हम x प्लस 2 को ले लेंगे बाहर और बचेगा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब पहले को 0 के बराबर लिख लेंगे। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2, मतलब x का मान -2। और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर होगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो समीकरण के मूल वो हो गए -2, 3/2। इस तरह से हम इन दोनों प्रश्नों को बनाएं। यह वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब हम प्रथम x² के गुणांक और अचर पद की गुणा देखते हैं। वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 की गुणा कितनी होगी? वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा होगी 2, तो 2 और 5 की गुणा और करेंगे तो 5 दूनी 10। ये रफ काम है, ठीक है। x² के गुणांक और अचर पद की गुणा कितनी आई? 10। अब हमें क्या करना है, हमें मध्य के पद के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। चूंकि गुणा प्लस में आई है तो हम उन टुकड़ों का योग लेंगे, ठीक है। उनका योग जो है वो 7x होना चाहिए और उसकी गुणा कितनी होनी चाहिए? 10, ठीक है। योग क्या होना चाहिए? 7x और गुणा क्या होनी चाहिए? 10। अब करते हैं इसे, देखो किस किस की गुणा होगी? 10, 5 और 2 की। तो वर्गमूल 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इसको ऐसे लिख लेता हूं, वर्गमूल 2x²। 2 को लिखते हैं वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 इंटू एक्स। चूंकि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा क्या बनेगी? 2, इसीलिए मैंने उसको वर्गमूल में लिखा है। प्लस 5x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इस पहले 2 पदों से कॉमन लेना है और आखिरी 2 पदों से कॉमन लेना है। पहले 2 पदों से हम कॉमन लेंगे वर्गमूल 2x। ये वर्गमूल 2 बाहर आया, x की एक पावर भी बाहर आई तो यहां बचा x। वैसे यहां से वर्गमूल 2x बाहर आया तो यहां बचा प्लस वर्गमूल 2। यहां से 5 कॉमन लेंगे तो यहां भी बचेगा x प्लस वर्गमूल 2 और बराबर में है 0। अब देखो यहां भी x प्लस वर्गमूल 2 है, यहां भी x प्लस वर्गमूल 2 है। तो अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। ये हो गया x प्लस वर्गमूल 2 बाहर और यहां बचा वर्गमूल 2 x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों को क्रमशः 0 के बराबर कर लेंगे। जब x प्लस वर्गमूल 2 बराबर होगा 0 तो x बराबर होगा 0 माइनस वर्गमूल 2, मतलब x का मान आएगा माइनस का वर्गमूल 2। और जब वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर होगा 0 तो वर्गमूल 2x बराबर होगा 0 माइनस 5, तो x बराबर होगा -5 बटे वर्गमूल 2। तो समीकरण के 2 मूल हमें इसमें मिल जाएंगे। वो होंगे माइनस का वर्गमूल 2 कोमा माइनस का 5 बटे वर्गमूल 2। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न और हल करता हूं, चौथा, उसके बाद एक बचेगा, उसको आप अपने आप से ट्राई करोगे। यह 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इस समीकरण को हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 और 1/8 की गुणा करेंगे तो वो 2/8 आएगी, ठीक है। 2/8 का मतलब 1/4। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे ना बच्चों, गुणा आएगी इसकी 2/8 या 1/4। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा 1/4 आए और उनका योग जो है वो 1 आए। तो उससे अच्छा क्या होगा कि हम इसको पहले ये जो 1/8 है ना, इसके बटे का 8 हटा लेते हैं, मतलब 8 लैसे लेके समीकरण को बना लेंगे। देखो 8 की इधर गुणा करो, 8 दूनी 16x²। इस 1 में गुणा करो, 8 एकम 8x प्लस 1 और बटे सबके क्या हो गया 8। अब तुम इस 8 को अगर अलग अलग बटे में लिखोगे तो ये फिर से पहले जैसा ही बन जाएगा और बराबर हो गया 0। अब ये बना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 8। 0 और 8 की गुणा क्या होगी 0। तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये समीकरण बनी है, इसके गुणनखंड हमें निकालने। इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 16 और 1 की गुणा कितनी होगी, 16 एकम 16।
अब ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा 16 है और जोड़ के -8 आए, तो लो बड़ी आसान है ये तो। -4x और -4x, -4 और -4 हो गया -8, ठीक है, और गुणा करके आएगा 16। अब पहले दो से कॉमन लेना है और आखिरी दो से कॉमन लेना है। पहले दो से कॉमन ले लेंगे हम 4x, तो बचेगा 4 चौके 16, 4x, पूरा 4x गया तो -1। इससे कोई कॉमन नहीं आना है तो हम -1 इससे कॉमन लेंगे और ये बनेगा 4x, ये प्लस का है तो माइनस का, 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों से 4x - 1 कॉमन लिया और ये यहाँ से बचा 4x, यहाँ से बचा -1 बराबर 0। जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर आएगा 1 और x बराबर होगा 1/4। ये भी 4x - 1 है तो इससे भी क्या मिलेगा, x बराबर 1/4 ही मिलेगा। अतः समीकरण के मूल वो हो गए 1/4, 1/4। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसको क्या करेंगे ना बच्चों, पहले हम सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 को हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब तुम उन प्रश्नों को हल करना सीख जाओगे तब तुम होमवर्क में इस प्रश्न को बना लेना, प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है। उनको हल करना सीख लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। उसके बाद जब तुम्हें आ जाएगा हल करना तो प्रश्न नंबर 2 को उसके बाद बना सकते हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और उनका गुणनफल जो है ना वो 182 हो। तो संख्याओं का योग 27 होने का मतलब है कि हम एक संख्या को मान लेंगे, क्योंकि द्विघात दो चरों में तो समीकरण ये है नहीं, एक ही चर में है, तो हम एक ही चर को मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर है x, इसने दिया है यहां संख्याओं का योग जो है ना वो 27 है, ठीक है। जैसे 3 और 5 का योग 8 होता है, ठीक है। एक संख्या उसमें से 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 8 - 3, 5 आएगा। तो वैसे ही हमने पहली संख्या x कहा, संख्याओं का योग 27 है, तब दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या होगी बच्चों 27 - x, 27 - x। अब प्रश्नानुसार इसने कहा है कि संख्याओं का गुणनफल 127 है। संख्याओं का गुणनफल वो है 182, सॉरी 182, 127 बोल रहा था मैं। संख्याओं का गुणनफल है 182। तो पहली संख्या तो हो गई x, दूसरी संख्या होगी 27 - x, इसके बीच में ये इंटू का निशान लगाया, बराबर हो गया 182। इस समीकरण को हमें हल करना है। x × 27 - x बराबर 182। अब x के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये होगा 27x और -x² बराबर 182। अब 182 को इधर ले आओ, ये हो गया -x² प्लस 27x - 182 बराबर 0। अब पहले और आखिरी की गुणा आएगी बच्चों, माइनस की गुणा प्लस होगी, तो x² के गुणांक और अचर पद की गुणा आती है 182। या एक काम और कर सकते हैं हम, पहले इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा x² - 27x और प्लस 182 बराबर 0। इस -1 को उधर ले जाओ तो ये हो गया x² - 27x प्लस 182 बराबर 0/-1 मतलब 0। समीकरण हो गई हमारी x² - 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इस समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए मध्य के पद के टुकड़े करेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनको जोड़ के 27 आए और गुणा करके 182 आए। तो वो होगा x² - 14x और -13x प्लस 182।
82 बराबर 0। 14 और 13 का योग होता है 27 और इन दोनों की गुणा होती है 182। अब पहले से x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14। यहाँ से माइनस 13 अगर हम कम कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों से हम x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। जब x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर होगा 0 प्लस 14, तो x बराबर आ गया 14। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर होगा 13। अतः संख्याएं 13, 14, मतलब जब हम x का मान 13 लेंगे तो दूसरी संख्या आएगी 27 माइनस 13। 27 माइनस 13 मतलब 14। जब पहली संख्या को अगर हम 14 कह देंगे तो दूसरी आएगी 27 माइनस 14 मतलब 13। तो कुल मिला के हमारा जो उत्तर आना है वो 13, 14 ही आना है। ठीक है, यह है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब क्रमशः आने वाले हैं तो एक के बाद एक आएगा। तो मान लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब क्रमागत दूसरा पूर्णांक वो बनेगा x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार इसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग जो है वो 365 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। इसको समीकरण में पहले बनाना है फिर हल करना है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस इसको खोलेंगे पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा का दुगना, 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एकम 2x। इस 365 को इधर ले आओ तो माइनस 365 बराबर 0। तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस का है 365 माइनस का है तो ये बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को 2 से भाग मारो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2 मतलब 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम इसमें देखते हैं ना, प्रथम और अंतिम की गुणा आती है माइनस 182। पिछले सवाल में भी माइनस 182 गुणा आई थी और उनको जोड़ के लाना था 27, यहां घटा के लाना है 1। तो हमें पता है 14 और 13 की गुणा ही क्या होती है, 182 होती है और उनका अंतर क्या आएगा 1। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। पहले से x कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 14, दूसरे से माइनस 13 कॉमन लिया। ठीक है, तो ये बचेगा क्या x, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। 13 से 182 का मतलब होता है बच्चों 13 गुणा 14। ठीक है, जब हमने 13 कॉमन ले लिया तो बचा गया फिर 14। ठीक है, तो प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 हमने दोनों से कॉमन लिया और बचा क्या x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको क्रमशः 0 के बराबर कर लेंगे। जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस 14। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 13। इसमें से एक उत्तर हमारा गलत है, एक सही है। यहां प्रश्न में आया है धनात्मक पूर्णांक। क्या आया है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है, यही धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा जो x का मान होगा वो होगा 13, x बराबर माइनस 14 को छोड़ने पर। क्यों छोड़ा, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है।
तो पहला धनात्मक पूर्णांक वो होगा 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो होगा बच्चों 13 + 1 = 14। देखो ये है प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है ना उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम। कर्ण दिया है उसने 13 सेंटीमीटर, तो हमें अन्य दो भुजाएं बतानी है, मतलब आधार बताना है और लंब बताना है। मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ये ABC जो है ना एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। अब इसने कहा कि समकोण त्रिभुज का आधार तो है 13 सेंटीमीटर, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा आधार वो 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये आधार x होगा तो इसकी जो ये ऊंचाई होगी वो होगी x - 7 सेंटीमीटर। समझ गए? अगर हम आधार x मानेंगे तो ऊंचाई जो है वो उससे 7 सेंटीमीटर कम है, कम के लिए माइनस करना होगा, तो ऊंचाई होगी x - 7 सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है 7 सेंटीमीटर, तब आधार, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ, x सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो गया? x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई होगी x - 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण होगा 13 सेंटीमीटर। बच्चों इन आधार, ऊंचाई और लंब, आधार, कर्ण और लंब का संबंध निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो मैं तुम्हें पहले भी कई प्रश्नों में बता चुका हूं। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हो गया यहाँ 13 का वर्ग, लंब मतलब x - 7 का वर्ग, और आधार मतलब x का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, इसका वर्ग खोल लेंगे, ये हो गया x² + 7 का वर्ग -2 × x × 7 + x²। 169 बराबर x² 7 का वर्ग 49 -14x + x²। x² और x² हो गया 2x² -14x + 49, और इधर है 169। इस पूरे को घुमा के लिख लेंगे, 2x² - 14x + 49 = 169। अब इस 169 को LHS से RHS में ले आएंगे, ये हो गया 2x² - 14x + 49 - 169 = 0। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको घटा लेंगे, तो ये हो गया 2x² - 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, -120 बराबर, इसमें से बच्चों 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो पहले ही कॉमन लेंगे, तो ये हो गया x² - 7x - 60 बराबर 0। तो x² - 7x - 60 बराबर हो गया 0/2, मतलब 0। वो है x² - 7x - 60 बराबर 0। 60 किसकी गुणा होती है? प्रथम और अंतिम पद की गुणा आ रही है इसमें -60, तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी होंगी जिनकी गुणा तो 60 हो और उनका अंतर -7 हो। ठीक है, अंतर क्या हो? -7। तो x² माइनस प्लस का तो 5x और माइनस का 12x, 5 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? -7। देखो -7 की जगह हमने लिखा 5 - 12, 5 में से 12 जाएगा तो -7 आएगा। 5 और 12 की गुणा कितनी आएगी? -60। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, पहले 2 से कॉमन और आखिरी 2 से कॉमन। पहले 2 से तो कॉमन आएगा x, तो बचेगा x + 5।
यहाँ से कॉमन लेंगे -12, तो x 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ भी बचेगा 5 बराबर 0। अब दोनों से x + 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 12 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। जब x + 5 बराबर 0 तो x बराबर हो गया -5। जब x - 12 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 12। अच्छा, क्या किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो इसलिए x बराबर -5 को छोड़ देंगे। चूंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर -5 को छोड़ने। अब आएगा फिर त्रिभुज के आधार की लंबाई x बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई थी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x - 7, तो वो हो गया 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। छठे प्रश्न को होमवर्क में बना लेंगे।